नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ मैं आपको वापस एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करने वाले करंट अफेयर्स की। बहुत दिनों बाद में वापस आया हूँ, मुझे भी पता है, बट अब हम रेगुलर रहेंगे। ठीक है, न्यूज़ अराउंड वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया से आज मैं खबर लेके आया हूँ। से बहुत सारी खबरें हैं, बहुत यूपीएससी इंपॉर्टेंट है मेंस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो एक बुक पेन लेके बैठिएगा मेरे लेक्चर में, जब भी मेरा वीडियो देखिए तो बुक पेन लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ईजियर वे में हम समझाएंगे आज के कंसेप्ट को, बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहता हूँ, मेंस आ रहा है। तो मेंस के रिलेटेड हम बहुत सारे कुछ वीडियोस लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उस पर आंसर राइटिंग। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द 22 अगस्त के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, तो उसके बाद हम इन सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे, बट 22 अगस्त के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे हम चालू कर सकते हैं। पहली न्यूज़ को देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लेना चाहता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर है पहली खबर। पार्टीज मूव। अब ये न्यूज़ आपको बेसिक सी बातें समझ आने वाली है नहीं जब तक आप इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं समझेंगे। तो मैं पहले आपको इलेक्टोरल बॉन्ड समझा देता हूँ। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड आप पहले समझ जाएंगे ना, तो आपको मैं इस न्यूज़ को मैं भी नहीं बताऊँगा तो भी आपको समझ जाएगा कि न्यूज़ है क्या। ठीक है, तो न्यूज़ पे हम अभी ना ध्यान देकर कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। अब आप मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, तो आपको गवर्नमेंट से कुछ पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको पैसा दोगे भाई कि मैं आपको पैसा देता हूँ, आपकी जब गवर्नमेंट आएगी तो मुझे भाई इन सब चीज़ों में फैसिलिटी देना। जैसे फैसिलिटी से कोई रोड का टेंडर बिकता है, आपको भी पता होगा ना कि रोड बनानी है तो गवर्नमेंट टेंडर बेचता है, तो उस हिसाब से ना पैसा जिसने दिया होगा, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है, बट एक सोचा है लोगों को, सोच है लोगों की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए लोग बिजनेसमैन देते भी। बिजनेसमैन कोई फ्री तो देगा नहीं कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है इसलिए 1000 करोड़ देगा, वो हम 50-60 हज़ार देगा नहीं, वो करोड़ों में ही देता है। तो रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से ही क्यों देता है भाई, हम कैश में ही दे देना भाई, जाए कोई पार्टी वार्टी फंक्शन में जाए भाई, 2-4-5 सिक्योरिटी या 1-2 गाड़ी भर के दे दे पैसा, क्यों नहीं देता ऐसा। ठीक है, या चेक में क्यों, चेक में पैसा क्यों नहीं देता, फर्स्ट कैश में पैसा क्यों नहीं देता, ये सोचिए। देखिए, कैश जो है ना वो 2000 से ऊपर आप नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कि मैंने 2000 रुपया दिया है। ठीक है, तो आप कैश में 2000 रुपये से ज़्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते फंडिंग के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, 2000 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। तो चेक एक सेकंड सिस्टम आने दिमाग में आता है, चेक क्यों नहीं है सर, चेक का है, देखो ना। अब देखो, मैंने किसी फला पार्टी को दिया, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने बीजेपी को दिया, तो जो मेरा अकाउंटेंट हो, ठीक है, जो मेरा अकाउंटेंट है, शायद वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे भाई, चेक है ना, क्योंकि चेक में तो साफो साफ लिखा रहता है, बैंक को भी पता रहता है कि इस आदमी ने इसको चेक दिया है। ठीक है, दोनों बैंक, बीजेपी वाले बैंक को भी पता होगा, मान लो दोनों के बैंक डिफरेंस है, तो मेरे बैंक को भी मैंने चेक लिखा है तो पता है कि भाई इसका पैसा उसमें गया है। ठीक है, तो मेरा अकाउंटेंट होगा, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन से अकाउंटेंट रखते हैं, क्लर्क होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया। ठीक है, तो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से आम आदमी पार्टी ने कोई किसी कार्यकर्ता ने गुंडा भेज दिया, भाई तूने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया, होता है आपको ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, एनोनिमिटी होनी चाहिए, इसीलिए पता नहीं होना चाहिए कि इस बिजनेसमैन ने किसको कितना पैसा दिया। तो आप कहोगे सर ऐसा क्या फ्री में, ऐसा कोई क्यों देगा जान बिना जाने पहचाने, मतलब आप किसी को पैसा दोगे तो जाने ना दुनिया की भाई इसने पैसा दिया है, अनजाने में कोई क्यों पैसा देना चाहेगा। ठीक है, तो ये तो एक रीज़न रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। आप समझ गए होगा ना कि मैंने भाई बीजेपी को दिया, ठीक है, तो कोई और पार्टी तो वो बोल दो अपना गुंडा भेज देगी ना, भाई तूने बीजेपी को क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया, उसने बीजेपी को दिया, भाई उसकी गवर्नमेंट आएगी, वो बोलेगा तुमको क्यों नहीं दिया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेन लेके नहीं बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ऐसा करती, भाई अगर कोई आम आदमी पार्टी को देगा बीजेपी को पता करेगा बीजेपी भी ऐसा करेगी। ठीक है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रिक मैं नहीं लेके बता रहा हूँ। ये मत सोचिए कि सर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब क्या है, मतलब यहाँ पे एनोमिनिटी नहीं रहती है ना, पता नहीं रहता है कि इसमें पता रहता है किसने किसको दिया, हमको चाहिए एनोनिमिटी, मतलब पता नहीं रहना चाहिए किसने किसको दिया। इसके लिए हमको इलेक्टोरल बॉन्ड को समझना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही पब्लिश कर सकता है। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया
कैश में पैसा नहीं दे सकते और चेक में पैसा नहीं दे सकते। कैश में 2000 ही दे सकते हैं और चेक में मैंने आपको रीज़न बताया कि वो पैसा देता क्यों नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, जैसे सपोज किसी भी पर्सन को, जैसे मुझे किसी भी ए पार्टी बी पार्टी सी पार्टी को 10 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है, 10 CR रुपीज़ देना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, SBI के पास जाऊँगा, ठीक है। कोई भी अदर बैंक नहीं देता है, कोई अदर गवर्नमेंट ना अदर कोई प्राइवेट बैंक, ओनली ऑन SBI ही इलेक्टोरल बॉन्ड देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI के पास जाऊँगा, उसको 10 करोड़ दूंगा और उसको बोलूँगा मुझे भाई फला फला पार्टी को इतने इतने रुपये देने हैं। और नहीं मतलब वेरी सॉरी, उसमें ये भी नहीं रहता है कि मुझे फला फला पार्टी को देना है, कुछ भी नहीं रहता, बस ये रहता है इलेक्टोरल बॉन्ड, वो एक स्टाम्प पेपर रहता है कि भाई इसने 10 करोड़ दिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के, एक इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो जिस पार्टी को देगा ना तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसमें लिखा नहीं है कि भाई ये बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो एग्जैक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी नहीं पता है कि वो क्या बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड उसने किस पार्टी के लिए खरीदा है, किसको देने के लिए खरीदा है, ठीक है। तो इससे एनोनिमिटी बढ़ी है, कोई क्लर्क भी नहीं बता सकता ना कि बैंक वाला ही कोई बता दे कि मुकेश अंबानी ने इसको इतना पैसा किया, इन्फॉर्मेशन लीक कर दे। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, मैं तो दूंगा नहीं, मगर मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा तो हाँ दिया होगा कौन, लेकिन अगर मुकेश अंबानी 100 करोड़ देगा तो उसका इन्फॉर्मेशन लीक होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो 10 करोड़ रुपये उसने उसको दिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो वो एक स्टाम्प पेपर देगा इलेक्टोरल बॉन्ड का, ठीक है। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड वो पार्टी वाले को देगा, किसी भी ए पार्टी बी पार्टी के मेंबर को देगा, जो पार्टी जिस पार्टी को उसको देना रहेगा। वो पार्टी वापस SBI में आएगी और पैसा अपना लेके जाएगी। अब आप कहोगे कि सर SBI को अब तो पता चल जाएगा ना, आप कहोगे सर अभी तो SBI को पता चल जाएगा, 10 करोड़ रुपया उसने दिया, उस पर भले से नहीं लिखा था कि इसको बीजेपी को देना है या किसी पार्टी को देना है, किसी आम आदमी पार्टी को देना है, कांग्रेस को देना है, लेकिन अब पता चल गया क्योंकि कांग्रेस वाला आया 10 करोड़ रुपया निकालने को। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में कहीं लिखा ही नहीं होता है कि भाई मुकेश अंबानी गिव्स ₹20 टू बीजेपी, कहीं लिखा ही नहीं होता है ये। तो बैंक वालों को भी नहीं पता चलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, वापस से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे एग्जांपल्स लाऊंगा। तो कुछ उसके लिए रिगार्डिंग डेटा देख लेते हैं, कुछ डेटा कुछ लॉज देख लेते हैं। 15 दिन से ऊपर वैलिड नहीं देता, जिस दिन इश्यू होगा उसके 15 दिन पहले करना रहता है उसको, ठीक है। उस पर डेप नहीं लिया जा सकता कि भाई मैंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है अब मेरे को उस पर कर्जा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है आपको, ठीक है, मतलब किसी पार्टी को इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। और इसमें खाली इस पर 1000, इसमें अमाउंट कैसा रहता है, मतलब कैसा अमाउंट कि आपको 2485 रुपये देना है तो नहीं दे सकते, 1000 दे सकते हो, 10,000 दे सकते हो, 1 लाख दे सकते हो, 10 लाख दे सकते हो, 1 करोड़ दे सकते हो, ये बॉन्ड रहता है, ठीक है। द बॉन्ड आर अवेलेबल टू परचेज एनी सिटीजन पीरियड 10 डेज इन ईच मंथ। अब आप हर महीने के 10 दिनों में ले सकते हो इसको, जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में ही आप इसे ले सकते हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एलिजिबिलिटी है कि पार्टी कौन, अब देखो बॉन्ड तो कोई भी नॉर्मल आदमी भी खरीद सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी पार्टी कोई भी नॉर्मल आदमी भी चाहो आप भी दे सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 रुपये का भी इलेक्टोरल बॉन्ड आता है, वो टेंशन की जरूरत नहीं, मतलब देना हो तो देना, मैं तो नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहिए, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी आपको मैं इसी में बताऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टी का बनाने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। आप कहोगे पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फ़ायदा क्या होता है, अभी बताऊंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये ना एक एक्ट था, इसमें ना इसी के बेसिस पे हमारे इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट किया जाता है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होनी चाहिए, ये भी इसी एक्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। मतलब पॉलिटी में आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके बाद सेक्शन हर एक सेक्शन याद कर लो, हर एक सेक्शन मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो याद ही कर लेना भाई। हर साल मेंस का और रहता है इसमें क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, नहीं तो प्रीलिम्स में तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई इससे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और मैं भी सोच रहा हूँ इस पर एक स्पेशल वीडियो लाऊं, अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड टू सेक्शन 29A, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 29A में रजिस्टर रहेगी ना, और उसको पिछले विधानसभा
या लोकसभा के इलेक्शन में 1% ऑफ टोटल वोट मिला रहेगा ना, वही इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव कर सकती है। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्यों है? हर एक लॉ के पीछे रीज़न होता है। अभी नॉर्मल पीपल्स क्या होता है ना कि लॉ पढ़ते तो हैं लेकिन रीज़न उसके बिहाइंड नहीं ढूंढते, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, ये लॉ है तो उसके बिहाइंड रीज़न आपको देखना पड़ेगा, उसके प्रोज और कॉन्स आपको जानने चाहिए। तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि इसका रीज़न है क्या। जैसे कि बिजनेसमैन है, वो चाहे तो एक और काम कर सकता है ना, अपनी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी बना ली उसने और उसको फंडिंग दिए जा रहे हैं, और फंडिंग उसको इसलिए दे रहा है कि उसका टैक्स बचे। मैंने ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली किसी दूसरे के नाम से, मैं ही अपनी पार्टी को भाई 10 करोड़ दे रहा हूँ, मेरे वापस से वो पार्टी के खाते में 10 करोड़ रुपया जा रहा है। तो कोई भी बिजनेसमैन ऐसी फर्जी अकाउंट बना सकता है, फर्जी पार्टी बना सकता है। अब भाई कोई रजिस्टर है तो ये इलेक्शन कमीशन किसी को इजीली रजिस्टर नहीं करता है, सब प्रोज और कॉन्स देख के रजिस्टर करता है। 1% वोट मिला है मतलब जनता भी जानती है। मतलब देखिए विधानसभा में पूरे विधानसभा में जितने वोट दिए गए, एक सीट की बात नहीं हो रही है कि 1% सीट चाहिए, टोटल 1% वोट चाहिए, ठीक है। तो जैसे लोकसभा के चुनाव पूरे देश में होते तो पूरे देश से उसको 1% वोट चाहिए। राज्यसभा के चुनाव पूरे राज्य में होते तो पूरे राज्य से उसको 1% वोट चाहिए। मतलब जनता भी उसे जानती है कि हाँ ये एक पार्टी है, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आता है कि इसलिए लॉ बनाया गया है कि कोई बिजनेसमैन फेक पार्टी ऐसा ना बना सके, ठीक है। इसलिए एलिजिबिलिटी दिया गया। अब आपने समझ तो लिया कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब मैं न्यूज़ पे आपको लेके चलता हूँ, फिर बाकी आगे का हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ भी समझा देते हैं। अब न्यूज़ क्या थी भाई, SBI ने डेटा शेयर किया है कि रिसेंटली 2018 से ना जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने का जो पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड जो पार्टी को दिए गए, जो पैसा दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेम यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, 10,000 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो कुछ समझ में आ रहा है? 10,000 करोड़ 2018 से 21वीं सेल अभी हुई जहां पे 389.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। सोचिए इतना बेचा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये रिसेंट डेटा है। अब कंसर्न्स क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन की बेसिक आइडिया। अब देखिए इससे ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी पे असर पड़ता है। अब कहेंगे सर ये क्या होता है? अब देखिए अगर आप किसी ने 50 करोड़ रुपया दिया किसी गवर्नमेंट को, तब वो उसके बायस्ड हो जाएगी, है कि नहीं भाई? अगर मैं किसी भी पार्टी को पैसा देता हूँ तो वो पार्टी याद रखेगी ना इसने मुझे पैसा दिया है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी काम में नहीं आ पाएगी। इलेक्शन फंडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्शन फंडिंग में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता रहेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जनता को हमको भी नहीं पता रहेगा कि भाई ऐसा ऐसा भी चल रहा है, इसने इसको इतना दिया, इसको इतना दिया। हमारे अंदर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, हमको भी नहीं पता रहेगा। और कोई निर्णय भी ना बायस तरीके से लिया जाएगा। जब जैसे कोई बिजनेसमैन को टेंडर बेचा जा रहा है, ठीक है, टेंडर मतलब होता है जैसे कोई सरकार का नया इनिशिएटिव है, कुछ बनाना है, कुछ फैक्ट्रीज बनानी है, रोड बनाना है, तो उसी को टेंडर देगी जिन्होंने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से ज़्यादा पैसा दिया था। आपको समझ में आ रहा हो ना? इसलिए तो बिजनेसमैन भी देगा ना। अब बिजनेसमैन को इतना तो है नहीं कि 10-20 करोड़ रुपए ऐसे ही दे देगा, ठीक है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी में तो फिर क्या है, अगर पैसा नहीं दिया रहता तो टेंडर किस बेसिस पे दिया जाता है कि कौन सी क्वालिटी का सीमेंट लगेगा, बजट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसको देख के किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी काम में नहीं रहती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। सेकेंड ये पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सटॉर्शन है। अब भाई गवर्नमेंट बैंक है SBI, तो गवर्नमेंट चाहे तो डेटा ले सकती है, ठीक है, चाहे तो वो डेटा ले सकती है, देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी लिखा है। आप कहोगे सर ऐसा होता है, आपको पता है क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा है कि एक्सटॉर्शन हो सकता है, ठीक है। अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया कि पूरे डिटेल सिटीजन्स को नहीं मिलते हैं। एनोनिमिटी डज नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है, विच अलाउस टू डोनर डिटेल्स, ये सब मैंने आपको बताया है। अगेंस्ट फ्री एंड, इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म। ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है? इसका बेसिक मतलब है
कि गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट को टाई अप करते हैं, बिजनेसमैन कोशिश करता है गवर्नमेंट को खरीदने की, ठीक है। द सेड एनोमली डज नॉट, सॉरी यहाँ मैंने गलती से पुराना वाला ही स्लाइड लिख दिया है, ठीक है, तो मैं पीपीटी में चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। क्या आगे कहीं है, डोंट वरी, मैं आगे इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का डेफिनेशन लिख दूंगा। मैंने गलती से ये स्लाइड यहाँ लिख दी है, वेरी वेरी सॉरी, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है, तो गलती से यहाँ मैं डेफिनेशन चेंज कर दूंगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई। तो क्रोनी कैपिटलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट टाई अप कर लेते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है ना वो बिजनेसमैन के आइडियाज़ पे चलती है। कैपिटलिज्म का मतलब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 1000 बार बता चुका है, ठीक है, तो यहाँ मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैच्योर स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास, तो कैपिटलिज्म का बेसिक मतलब मैंने बता दिया है अपनी क्लास में। तो क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है व्हेन एवर अ बिजनेसमैन बाइज अ गवर्नमेंट, ठीक है, बाइज मतलब सब पूरा खरीद लिया नहीं, व्हेन अ गवर्नमेंट बिजनेसमैन पे, मार्केट के आइडियाज पे चल रही हो, तो उसे क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे, जैसे आपको पता होगा 29 जुलाई को इंडिया ने वर्ल्ड ने इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया, ठीक है। इसमें टाइगर कंजर्वेशन की बात में हम करेंगे। वर्ल्ड में 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, ये आपको एक फैक्ट, तथ्यात्मक रूप से जानकारी अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 70% पॉपुलेशन के साथ टाइगर डे 2022 का मनाया, इंटरनेशनल टाइगर डे। अब पहला एक सिस्टम है कि ये मनाया क्यों जाता है और इसी दिन क्यों मनाया जाता है। इसी दिन एक समिट हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग समिट रशिया में, 10 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट रशिया में 2010 में हुआ था। तब से आज के दिन को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ये डे टाइगर के, सही में टाइगर को टाइटल बोल रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। तो ये टाइगर को एक्सटिंक्शन, जो टाइगर की कुछ सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर है, और सारे टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर है, ठीक है। कंजर्वेशन टाइगर्स को बचा के रखना। अब टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, और इंडियन सब स्पीशीज जो है उसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। अब कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे साइबेरियन टेम्परेट, इनके कुछ हैबिटेट्स लिखे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कैट स्पीशीज इन द जेनरस पैंथेरा, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले दुनिया में कैट स्पीशीज है पैंथेरा जीन्स के, ठीक है। लगभग 8 सब स्पीशीज होती हैं टाइगर की। बंगाल टाइगर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, कैस्पियन टाइगर, ये सब तथ्यात्मक जानकारी है, ये सब आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने बुक में, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी जहाँ एक्सटिंक्शन लिखा है 3 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बाकी अभी हैं। टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत में लगभग 53 टाइगर रिजर्व है जहाँ टाइगर को संयुक्त करके रखा जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा है वो आंध्र प्रदेश में है, सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, ठीक है। अब भारत में क्या पोजीशन है इस समय, भारत में लगभग 3726 और 5578 टाइगर वर्ल्ड वाइड, अकॉर्डिंग टू द लास्ट फिगर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। इनके हिसाब से भारत में अभी समय इतने टाइगर्स लाई कर रहे हैं, ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है, ठीक है। India is the home to over 70% global tiger population. India has achieved a remarkable feat of doubling the tiger population in 2018. मतलब टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो गई है 2018 से हमारे इंडिया में 2022 तक। 4 ईयर में हम लोग ने टारगेट रखा था, तो इंडिया ने उसको अचीव कर लिया है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस 2000 कंडक्टेड ऑन एवरी 4 years, इंडिया हैज अ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ 2967 2018 के सेंसस के हिसाब से। तक कंजर्वेशन इज द सिंबल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। द टाइगर इज अ यूनिक एनिमल विच प्लेज अ पाइवट रोल इन हेल्थ एंड डाइवर्सिटी। देखिए अभी आपके दिमाग में डाउट आएगा टाइगर को बचाने की क्या ज़रूरत है। देखिए ये इकोसिस्टम में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये तो एपेक्स कंज्यूमर है। देखिए एक होता है प्रोड्यूसर जिनको हम प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी डियर इसको खाएगा, ठीक है, और डियर को टाइगर खाएगा। और डियर ज़्यादा, अगर टाइगर नहीं रहेगा तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाने लगेंगे, तो ग्रीन प्लांट्स भी तो कम हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी को ये भी तो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो फूड चेन को भी अल्टीमेटली ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी ये सब तथ्य जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें लिखित में अच्छे
लिखित में विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। इसके लिए मैंने अपने 4 दिन लिखे, एक एक शब्द भाई टाइप किया, बहुत मेहनत की है आपके लिए इस पीपीटी के लिए। मैं डेली 4 दिन से इस पीपीटी के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, तो इसी चीज़ के लिए लाइक तो कर देना, ठीक है। और मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। टबैको एंड गेम, अब ये क्या है, तो वीडियो लेंथ कितनी बड़ी हो गई, 20 मिनट का वीडियो का, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लेंथ मैं लंबी करना नहीं चाहता, 2 न्यूज़ और हैं, इसके बाद हम खत्म करेंगे। ये क्या है, टबैको एंड गेम क्या है, इसके बारे में फटाफट कर मैं आपको बताता हूँ। ये एक बिल है रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में आया है। टबैको को ख़त्म करने के लिए, सिगरेट्स को ख़त्म करने के लिए स्मोक फ्री नेशन बनाना चाहता है 2025 तक। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट में रिसेंटली ये बिल ये पास हुआ है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। एमुलेटिंग मलेशिया इज ऑल्सो कंसिडरिंग ऑन बैन ऑन स्मोकिंग। मलेशिया ने भी स्मोकिंग पे बैन कर दिया ई सिगरेट्स को, सिगरेट्स को नहीं, ई सिगरेट्स, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, ठीक है, उस पर इन्होंने बैन उसको क्या बोलते हैं, ड्रिंक, उसको स्मोक करना उसको बैन कर दिया, ठीक है। Tobacco and refers to the policy approach of the focus of ending tobacco epidemic. टोबैको एपिडेमिक को ये कम करने के लिए एक इनिशिएटिव न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, डायरेक्टली रिड्यूसिंग निकोटीन कंटेंट इन टोबैको, इट्स नो लॉन्गर एडिक्टिव, नोन एज डी निकोटाइजेशन। अभी देखिए, टोबैको का नशा कम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं, ये कुछ आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं। यूपीएससी मेंस में हमेशा क्वेश्चन आएगा टबैको को, या इंटरव्यू में आएगा, तो इसमें एक होता है डी निकोटाइजेशन, मतलब टबैको में निकोटीन नाम का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आप उसको जितना कम करोगे ना टबैको से, वो एडिक्टिव लेस होता जाएगा, जितना ज़्यादा निकोटीन रहेगा वो ज़्यादा एडिक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, पहले गुटखा में निकोटीन डाला जाता, हाँ, तो कंपनीज ने बोला टबैको नहीं रहेगा, ठीक है, गुटखे में, तो उन्होंने क्या किया, अलग से एक पैकेट बेचना चालू कर दिया गुटखे के साथ। वो मिलता है, ये फ्री में मिलता है, हाँ, मतलब उसमें कॉस्ट ऐड करते होंगे इसका, ऐसा नहीं कि फ्री में मिलता है। 90 to 95% रिडक्शन द नंबर ऑफ शॉप्स दैट कैन सेल टबैको, मतलब 90 to 95 रिडक्शन आ गया। क्या है ना, हमारे इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। आप चाहे इस पान गुटखा की दुकान रखे हो, खाने की फसई का आपके पास लाइसेंस रहना चाहिए, गवर्नमेंट का भी लाइसेंस रहना चाहिए, वो सब ये लेते नहीं है, इसलिए रिडक्शन आ जाता है शॉप में जो टबैको बेचती है। मेकिंग इट इलीगल टू सेल टबैको टू पीपल बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2009। इनके बाद जन्म होने वाले को अगर आप बेचेंगे तो ये इलीगल माना जाएगा, भले वो किसी के लिए भी खरीद रहा हो, लेकिन ये इलीगल माना जाएगा, क्योंकि हमें स्मोक फ्री जनरेशन बनाना है। क्योंकि अब भाई जो पुरानी जनरेशन कर रही थी करती है, अब उसको आप नहीं रोक सकते, नई जनरेशन ना करे, आपको इसको लेकर स्टेप्स उठाने चाहिए। क्योंकि जो पुरानी जनरेशन कर रही है उससे ज़्यादा जीना भी नहीं है, और वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेट इतना करते भी नहीं है। जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें हमको बचा के रखना है इस बुरी चीज़ों से। तो स्टेटस ऑफ टबैको कंजप्शन क्या है इंडिया वर्ल्ड में, क्या है, टबैको एपिडेमिक वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक थ्रेट्स द वर्ल्ड वाज एवर फेस्ड। ये हमको भी पता है कि टबैको से हेल्थ थ्रेट्स कितने ज़्यादा हो जाते हैं। 8 मिलियन पीपल हर साल मारे जाते हैं इस टबैको एपिडेमिक से, कैंसर से, कई सारी बीमारियां जो होती हैं टबैको से, कैंसर नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से ये मैं डेटा लेके आया हूँ, इंक्लूडिंग 1.2 मिलियन डेथ्स एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, ठीक है, मतलब ये सिगरेट पीने वाले 12 लाख लोग मरे सेकेंड हैंड स्मोक से। नियरली 1 in 4 पीपल अक्रॉस द ग्लोब यूज टबैको, मतलब हर 4 में से एक बंदा दुनिया में टबैको को यूज़ करता है, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ टबैको आर हार्मफुल एंड देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टबैको। हर एक टबैको का फॉर्म हार्मफुल होता है, कोई भी सेफ लेवल का टबैको एक्सपोजर नहीं होता है। मैं कोई बोलेगा भाई इसमें कम ये टबैको में खा सकते हैं, कुछ नहीं होता है इस टबैको से, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक टबैको नुकसानदायक होता है, ठीक है। Other tobacco products include water pipe tobacco, smokeless tobacco। स्मोकलेस टबैको मतलब तंबाकू, जो टबैको एक होता है स्मोकिंग वाला टबैको सिगरेट्स, और एक होता है स्मोकलेस टबैको जो मिलता रहता है 5-10 रुपये का मार्केट में मिलता रहता है। सिगार जैसे सिगरोलीज हो गया, सिगार्स हो गया, रोल योर ओन टबैको हो गया, पाइप टबैको हो गया, बीडीज हो गया, ये सब चीज़ें आप जान के क्या कर लोगे, ये सब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
अब इनसे क्या क्या बीमारी होती है, क्रोनिक डिजीज होता है, कैंसर होता है, लंग डिजीज होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है, स्ट्रोक आने की संभावना ज़्यादा होती है। भारत में क्या स्टेटस है, 38% मैन और 9% वुमेन 15 ईयर्स से अबाउट टबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। नए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019-21 में कंडक्ट किया गया था, ये डेटा है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। 19% एंड 15% बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब इन 9% में से 19% वुमेन और 38% में से 51% मैन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब जनजातीय व्यवस्था, जो जनजातीय में रहते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। अमॉन्ग मैन एज वेल एज वुमेन द यूज़ ऑफ टबैको इज़ हायर इन रूरल एरियाज, मतलब अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में टबैको का कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, रूरल मतलब गांव वाले एरिया, अर्बन वाले में शहर वाले एरिया, तो रूरल में ज़्यादा टबैको का कंजम्पशन है, वुमेन्स में भी मेंस में भी। नेरली 3/5 ऑफ मैन, 15% ऑफ वुमेन विथ नो स्कूलिंग और लेस देन 5 years ऑफ स्कूलिंग यूज टबैको, मतलब जो 15% ऑफ वुमेन्स है ना, 3/5 ऑफ मैन, ये न कभी स्कूल नहीं गई है या तो 5 साल से कम इनका स्कूलिंग ईयर्स है। पता है आपको, अगर कई लोग जो मेरे से कोई पूछता है कि इस टबैको को या अल्कोहल को, मतलब एडिक्शन को, नशा से भारत को नशा मुक्त भारत करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे तो कई लोग बोलते हैं महंगा कर दो, महंगा कर दो। भाई कितना महंगा करें? महंगा करने से इसका कोई इलाज नहीं है। 1 लाख रुपए का भी सुरती रहेगा, 1 लाख रुपए का तम्बाकू रहेगा, कोई खाएगा? इसका पहला है एजुकेशन दो लोगों को। जितने लोग एजुकेटेड होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप हर एक इंसान को एजुकेट करोगे, एजुकेशन बढ़ाओगे ना, 90% ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स आपकी कंट्री से हट जाएंगे। 90% ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। चाहे वो आप रीजनलिज्म ले लीजिए, कम्युनलिज्म ले लीजिए, चाहे आप कास्टिज्म ले लीजिए, हर एक चीज़ हट जाएगा भाई। ये भी चीज़ें भी एक डाउट है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा एजुकेशन से, ऐसी चीज़ है। फर्टिलिटी रेट भी नीचे गिर जाएगा इंडिया का, इकोनॉमी भी ऊपर चली जाएगी, हर एक चीज़। एजुकेशन इज बेस्ट, एजुकेशन से अच्छा कुछ नहीं है। इसका भी रास्ता एक ही है, एजुकेशन। एजुकेशन रहेगा तो एजुकेटेड पर्सन जल्दी इन सब चीज़ों में पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो इन सब चीज़ों में पार्ट ले। एजुकेटेड पर्सन जल्दी पार्ट नहीं लेता है। अब इससे कई लोग, जब मैं चाय वाले की जो टपरी होती है उस पर मैंने कई सारे लोगों को कहते हुए सुना है, तंबाकू और सिगरेट पे इतना टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। अरे भैया बहुत कमाती होगी, हाँ इतना कमाती है, इतना कमाती है, हमको तो कुछ देती नहीं, ना हॉस्पिटल बनाती ना कुछ बनाती है। अब देखिए, रिलेटेड डेटा शायद ये आगे रहेगा मेरे पास। हमको कमाई होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको कमाई नहीं होती, ठीक है, बट पता है आपको, उससे ज़्यादा हम इसमें खर्चा भी करते हैं। किस में खर्चा करते हैं? हम एंटी टबैको, एंटी एडिक्शन एड्स चलाते हैं। आप सरकार के एड्स देखे होंगे, फ्री में तो बनते नहीं हैं, जगह जगह होल्डिंग पोस्टर्स देखे होंगे। ठीक है, और कई सारे गरीब लोग का फ्री में इलाज भी कराती है सरकार। तो भाई वो तो उसका भी तो पैसा लगता है। अब इससे जितना टैक्स जनरेट होता है ना, इससे जितना टैक्स जनरेट होता है उससे ज़्यादा ही पैसा इसको बचाने में चला जाता है। ठीक है, मतलब इसी चीज़ में इससे ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो ये कोई बहुत फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है सरकार के लिए। लेकिन एक और सेकंड रीज़न है, यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सरकार इन सब चीज़ों पे पूरा तरीके से बैन क्यों नहीं लगा देती? इसके पहले आपको डाउट होगा कि इससे सरकार की कमाई होती। अब आपको समझ गया कि कोई फ़ायदा होता नहीं है। सरकार को फ़ायदा नहीं होता मतलब सरकार को नहीं, हमको ही फ़ायदा नहीं होता है, मतलब हमारे देश को फ़ायदा नहीं होता है, हमारे देश को इन सब चीज़ों से नुकसान होता है। ठीक है, अब सरकार को फ़ायदा नहीं होता है, अरे सरकार को फ़ायदा नहीं होता है। सरकार कौन है भाई? हमारा देश है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदा और नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक हमारे देश की बात कर रहा हूँ। हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमारे देश का ही पैसा जाता है, और जो पैसा इनके इलाज में आता है वो हम ही टैक्स भरते हैं। ठीक है, जो पैसा एंटी एडिक्टिव एड्स में जाता है, एंटी टबैको एड्स में जाता है, वो हमारा ही टैक्स रहता है। तो हमको भी इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि ये टबैको, ये एडिक्टिव पर्सन, ये नशे वाली चीज़ें सरकार बैन क्यों नहीं कर देती हमेशा के लिए? अब देखिए, ऐसा हो नहीं सकता।
ऐसा हो, मतलब गवर्नमेंट तो आदेश कर सकती है, लेकिन आपको पता है कि हमारे भारत में कैसे कैसे देशी शराब बिकते हैं, चुपके से तो बिकना फिक्स है, ठीक है। और जहरीली चीज़ें भी बिक सकती हैं नशे की जगह, और जहरीली चीज़ें बिकेंगी तो ये ज़्यादा खतरा भी होगा। तो इसीलिए सरकार इनको पूरा बैन नहीं करती, और बैन न कर देगी तो फिर इसको रेगुलेट भी नहीं कर सकती ना, मतलब लॉ भी नहीं लगा सकती कि भाई शराब ऐसा रहना चाहिए, तम्बाकू ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि आपने तो बैन कर दिया। क्योंकि अगर बिक रहा है तो वो आपका ही फेलियर माना जाएगा, कि आप मानते हो कि इस समय बिक रहा है, वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपका ही फेलियर माना जाएगा, है कि नहीं। आपने लॉ भी बना दिया, मान रहे तो आपका फेलियर माना जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट वो करेगी नहीं। और गवर्नमेंट रेगुलेट कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी नज़र में तो बैन है। आप किसी चीज़ को बंद कर दो और फिर उस पर कानून बना दे कि वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा नहीं हो सकता है। और किसका चलिए फ़ोन आ गया था, सॉरी। तो ये सब डेटा मैंने दिया है, ये सब डेटा आप देख लेना, मैं पीपीटी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सब डेटा आप देख लेना क्या क्या डेटा है, ठीक है। डेटा मैं पढ़ के मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट पढ़ाने आया हूँ, डेटा तो आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगे। अब क्या डेटा, इट इज़ मेजर कॉजेज ऑफ दैट डिजीज, इट अकाउंट 1.35 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर। तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सब मैंने लिख के दे दिया है आपको, ये सब आप खुद पढ़ सकते हो। जो चीज़ें हार्ड रहती हैं, जो चीज़ें कंसेप्चुअल रहती हैं, वो मैं बता देता हूँ। व्हाट मेजर्स कैन टेकन, अब क्या किया जा सकता है, क्या किया गया है, कैन नहीं इज जाएगा, ठीक है, गलती इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अब ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है, WHO के ने एक कन्वेंशन बनाया टबैको कंट्रोल को लेकर, वो WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टबैको। इट हैज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द टबैको एपिडेमिक as in evidence-based treaty, the reforms right of all people to highest standard of health, राइट टू हेल्थ, ये सब बातें। अब 31 मई को, मतलब उनके एक कंपेगन के द्वारा, इसी कंपेगन के द्वारा 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है अवेयरनेस को लेकर कि टबैको का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तब तथ्यात्मक जानकारी कि भारत में क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ एक्ट्स बनाए हैं, ये सब आप पढ़ सकते हो। अब लास्ट न्यूज़ है हेट स्पीच एंड ब्लास्फेमी, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि आधे घंटे से ऊपर हमारा ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, ठीक है। तो लास्ट में फन फैक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो फन फैक्ट क्या है कि ये जो वर्ड है ना, वो 999 तक कहीं किसी नंबर में नहीं आता है, एक्सेप्ट मतलब अंटिल 1000 तक, ठीक है। तो ये भी एक फन फैक्ट था। ऐसे ही फन फैक्ट डेली हम एक एक फन फैक्ट जानते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए कि मेरे लिए आपके साथ सुरक्षित। चलिए बाय, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।